हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रहें। लगातार अध्ययन करें, रोज़ अध्ययन करें, रोज़ स्वाध्याय करें, रोज़ अपने आप को मांझें और लगातार अपने कर्म पथ के ऊपर बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें और इतना बढ़ें कि सफलता आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाए। किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत आपकी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि सफल होना ही होना है। चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, सारा इंट्रोडक्शन हमने किया कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। इन सारी की सारी चीज़ों के बाद आज वो क्षण आ गया है जब हम इतिहास विषय को जीने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, जीने वाले हैं। इतिहास को आज से हम जीना प्रारंभ कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि किस प्रकार से चीज़ों को आपके लिए बिल्कुल सहज और जो है सुलभ करने वाला हूं। दोस्तों, एक मेरा आप लोगों से निवेदन है, छोटा सा। आप मेरे भाई बहन हैं, कुछ हो सकता है मेरे से अनुज हो, कुछ मेरे से हो सकते हैं अग्रज हो, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जब तक हमारी क्लास चल रही है तब तक मोबाइल को बिल्कुल यूं इस प्रकार से पकड़िए, आंखों के सामने ईयरफोन लगाइए कानों में और बहुत आराम से, मस्ती से, शांत चित होकर के, एकाग्रचित होकर के आपको कक्षा लेनी। यदि कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो, तो क्लास समाप्त होने के बाद में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट मैं खुद पढ़ूंगा और अगली हमारी जो कक्षा होगी इसमें सारे के सारे आपके मन के जितने भी संशय होंगे उन समस्त संशयों को मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एनटीपीसी है, आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस वाले हमारे प्रश्न आने वाले हैं, सीधे सीधे सहज प्रश्न आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं चल करके जो मेन बेसिक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कक्षा को। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास, मेरा पहला सा बेसिक सा छोटा सा प्रश्न है कि इतिहास क्या चीज है? क्या इतिहास में कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है? बिल्कुल बेसिक, हम न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। कल प्यारे से बच्चों ने मुझे कहा था कि गुरुजी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। ठीक है, तो आप ही की बात है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इतिहास क्या चीज है। हम आज तक मोटे मोटे स्वरूप में एक शब्द पढ़ते गए आए हैं और हमने क्या पढ़ा है अब तक कि अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कह देते हैं। इतिहास की घटनाओं को हम लोग, अतीत की घटनाओं को हम लोग क्या कह देते हैं? इतिहास कह देते हैं। अतीत का मतलब जो चीज बीत चुकी है, तो बीते हुए काल की घटनाएं इतिहास। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि जितनी भी घटनाएं अतीत में हो चुकी है वो समस्त घटनाएं इतिहास में सम्मिलित कर दी जाए? क्या वो समस्त घटनाएं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे मानवीय जीवन के दृष्टिकोण से, क्या वो समस्त घटनाएं हमारे लिए उपयोगी होती हैं? क्योंकि इस संसार में प्रत्येक क्षण में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, हर एक क्षण किसी ना किसी स्थल पर, किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी देश में हर क्षण कोई ना कोई घटना घटित हो रही होती है। तो क्या उन समस्त घटनाओं को हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं? क्या नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं करते हम लोग। तो इतिहास में किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया, बिल्कुल पटवार के लिए भी है, सब लोग पढ़ सकते हो मस्ती से, आराम से, मस्ती से। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतिहास जहां जहां भी आता है सबके लिए है। ठीक है, अब सुनिएगा, क्या समस्त घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित करते हैं? नहीं करते। लेकिन हम केवल और केवल उन ही घटनाओं को इतिहास में सम्मिलित करते हैं, वही घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है जिन्होंने कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवीय जीवन को प्रभावित किया हो। अभी हम हाल ही में यदि लेटेस्ट बात करें, तुरंत की ताजा बात करें, तो अभी हाल ही में देखो, अभी कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस। यस और नो? कोरोना चल रहा है ना, हमारे लिए वर्तमान की बात है, लेकिन आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होगी, इन समस्त पीढ़ियों के लिए ये क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा, अतीत की बात हो जाएगी। और इस कोरोना ने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया है। यस और नो?
प्रभावित किया है ना, तो देखिएगा वही घटनाएं महत्वपूर्ण होती है इतिहास में। उन्हीं घटनाओं को स्थान मिलता है जो कहीं ना कहीं मानवीय जीवन या भौगोलिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पहली बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चीज कि इतिहास में किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, किन किन घटनाओं को शामिल किया जाता है इतिहास में, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये आया कि जो मानव जीवन मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, इन समस्त घटनाओं को हम जो है इतिहास में पढ़ा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब यहीं पर एक चीज और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या, इतिहास में क्या चीज होना अनिवार्य है। अभी मैं आपके सामने आया और सीधे सीधे मेरा मन करता है कि बच्चों ये काम करो, मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि मैं आपको सीधे सीधे मुगल काल पढ़ा दूं, और मुगल में भी मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आपको सीधे सीधे अकबर पढ़ाऊं। फिर मेरा मन करा कि साहब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को बाबर पढ़ाया, बाबर के बाद औरंगजेब पढ़ा दिया। आप कहोगे गुरुजी बस बहुत हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या होना अनिवार्य है, इतिहास में क्रमबद्धता होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास में क्रमबद्धता होना अनिवार्य है। जब तक क्रमबद्धता इतिहास में नहीं आएगी तब तक वो इतिहास नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। तो इतिहास में महत्वपूर्ण बात क्या, इतिहास में महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में क्रमबद्धता होना अनिवार्य है। जब तक क्रमबद्धता नहीं होगी तब तक आपका इतिहास नहीं हो सकता। बिना क्रमेण कापि इतिहास न कथ्यते, बिना किसी क्रम के कभी भी कोई भी चीज इतिहास नहीं हुआ करती। ठीक है, तो नंबर 2, इतिहास में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता, सीक्वेंस होना चाहिए। इतिहास वह है जो ह्यूमन लाइफ को क्या करे, इफेक्ट करता हो, जो है भौगोलिक जीवन को वो क्या करता हो, इफेक्ट करता हो, जिसमें सीक्वेंस होना चाहिए। और नंबर 3 यदि हम बात करें तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों क्या होने चाहिए, उसके साक्ष्य होने चाहिए। बिना साक्ष्यों के कभी भी कोई भी चीज इतिहास नहीं हुआ करती। साक्ष्य का मतलब क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। साक्ष्य का मतलब क्या है, प्रूफ होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार के हमें जो है फैक्ट्स मिलने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। बिना साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के कभी भी इतिहास नहीं हुआ करता। अब यदि हम बात करते हैं साक्ष्यों की, तो मेरे प्यारे से साथियों ध्यान से सुनिएगा, साक्ष्य यहाँ पर 3 प्रकार के। पहला ही आपका प्रश्न यही बनता है, इतिहास से बेसिक प्रश्न क्या बनता है कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्यों के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के साक्ष्य। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के साक्ष्य। पहला चीज क्या, पुरातात्विक साक्ष्य। पहले साक्ष्य कौन से आपके, पुरातात्विक साक्ष्य। पहला जो साक्ष्य है वो कौन से है, पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है, जो हमें खुदाई के दौरान मिले हो, जो हमें खुदाई के दौरान मिले हो, या फिर कुछ अन्य पुरातात्विक धातुओं के रूप में हो सकता है, पत्थरों के रूप में हो सकता है, अभिलेख के रूप में हो सकता है, मृत भांड के रूप में हो सकता है। आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपकी पुरातात्विक साक्ष्य। नंबर 2 यदि हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 यदि हम बात करते हैं तो लिटरेचर, साहित्यिक साक्ष्य। कौन से, साहित्यिक साक्ष्य। लिटरेचर लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हो। क्या चीज होगा आपका, साहित्यिक साक्ष्य। और नंबर 3 यदि हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 आपका क्या आता है यहां पर, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, फॉरेनर्स जो आए भारत में, उन फॉरेनर्स ने आकर के भारत की तत्कालीन जो परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों के आधार पर भारत के सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, भारत की कल्चर, कला संस्कृति, ठीक है ना, और उसके बारे में भारत में जो पॉलिटिकल इश्यूज उस समय के हुआ करते थे, उन समस्त चीजों के बारे में जब उन्होंने जानकारी दी, तो यही सारी की सारी चीज क्या कहलाई आपकी,
विदेशी विवरण, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपने अपने क्या लिखे, ग्रंथ लिखे, और इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज की, भारतीय दृष्टि की, भारतीय विचारधारा की समस्त सारी की सारी अवधारणाएं यहां पर उन्होंने क्या की, प्रस्तुत की, और यही चीज क्या कहलाए, विदेशी विवरण कहलाए। क्या कहलाए, विदेशी विवरण। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने बात की इतिहास में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। मैंने आपको कहा मानव जीवन, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं। नंबर 2, उसमें सीक्वेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसके कोई ना कोई प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बिना एविडेंस के कभी भी कोई भी साक्ष्य नहीं हुआ करता। फिर हमने बात की कि साक्ष्य कितने प्रकार के, 3 टाइप्स प्रूफ्स, है ना, कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। अब हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य हमारे कौन कौन से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्य, कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों की यदि हम बात करते हैं तो पहली पुरातात्विक साक्ष्यों में पहली जो चीज आती है हमारी, वो आती है अभिलेख। पहली हमारी जो चीज आती है वो क्या आती है, अभिलेख। तो पहला ही प्रश्न हमारा ये बनता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं चीजें आपको सिखाने वाला हूं। मैंने आपको कहा ना, इतिहास आज के बाद हम जीने वाले हैं। मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से कि इतिहास हम लोग जिएंगे, आज से रटेंगे नहीं, रटना भूल जाइए, इतिहास को जीना प्रारंभ कर दीजिए आज से। ध्यान दीजिएगा, अभिलेख क्या चीज होता है। अभिलेख आपने आज से पहले, बहुत पहले से सुना होगा कि अभिलेख क्या होता है। क्या चीज, अभिलेख क्या चीज है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा, सामने देखिएगा, बोर्ड के ऊपर मैंने यहां सामने लिखा है, क्या लिखा है, शब्द लिखा है अभिलेख। चलिए आपको एक चीज मैं लिखवाता हूं, नाम लिखिएगा आप अपना अपना, जैसे महावीर सिंह अपना नाम लिखें, कीर्ति मिश्रा अपना नाम लिखें, सौरभ चौधरी अपना नाम लिखें, अनुष्का अपना नाम लिखिएगा, धनवंतरी जी नाम लिखें, देवराज जी अपना नाम लिखें, अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। जल्दी लिख लिया नाम ने, सबने? ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने लिखा, जो आपने लिखा, जो पड़ोस में कोई व्यक्ति लिख रहा है, और कहीं पर भी कोई व्यक्ति लिख रहा है, जहां जहां जितने जितने लोग यहां से पढ़ करके, जो सामने जो मेरे साथ में पढ़ करके लिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज क्या है, अभिलेख है। ये सारी की सारी चीज क्या है, अभिलेख। बिल्कुल बेटा, यूट्यूब पे रोज क्लास होने वाली है 4:15 बजे, इसी समय हम रोज मिलने वाले हैं, अगले 3 महीने तक रोज हमारा मिलन होने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने लिखा, जो आपने लिखा, जो पड़ोस में लिखा, पड़ोसन ने लिखा, सारी की सारी चीजें क्या है, जो है अभिलेख है। क्या है, अभिलेख है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अभिलेख के लिए केवल और केवल एक कंडीशन, 1 टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, क्या, कि कठोर सत्य होनी चाहिए, उसका जो सरफेस होना चाहिए, जो सरफेस क्या है, हार्ड सरफेस, ठीक है ना। किसी भी कठोर सत्य के ऊपर लिखित, किसी भी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। पहली चीज, पहली डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, अभिलेख की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख जो आपने कठोर सत्य के ऊपर वो लिखा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे लिए अभिलेख है। अब ये अभिलेखों के प्रकार, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अभिलेखों के प्रकार कितने कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं शिलालेख। पहले हम बात क्या कर रहे हैं, शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या है, शिलालेख को समझिएगा। शिलालेख क्या होता है, शिला का मतलब क्या होता है, बड़ी चट्टान, सेल जो होती है। शिलालेख का मतलब क्या है, चट्टान। ये बड़ी बड़ी, देखो प्राचीन काल में यदि हम बात करते हैं, शिलालेख लिखने की जो परंपरा प्रारंभ हुई, सबसे पहले यहां से प्रश्न बनता है। देखिए बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा या शिलालेख या स्तंभ लेख लिखने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, तो मौर्य काल से। कहां से, मौर्य काल से। बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई जब शिला हो, कोई चट्टान हो, इस चट्टान का अगला भाग, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सेल का कोई भी अगला भाग, अगला जो फ्रंट हिस्सा है, इस फ्रंट हिस्से को क्या करवा दिया जाता था, बिल्कुल क्लियर, सपाट करवा दिया जाता था। क्या करवा दिया जाता था, सपाट करवा दिया जाता था। और सपाट करवाने के बाद में यहां पर उस समय के तत्कालीन राजा के द्वारा यहां पर कुछ लाइनें लिखवा दी जाती थी, और ये शिलाओं के ऊपर लिखे जाने के कारण क्या कहलाए, शिलालेख कहलाए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा,
जो शिलाएं होती थी, जो सेल होती थी, जो चट्टानें होती थी, इन चट्टानों के अगले हिस्से को, इन चट्टानों के अगले हिस्से को सपाट करवा दिया जाता था और सपाट करने के बाद में राजा अपनी आज्ञाओं को इसके ऊपर क्या करवा देता था, उत्कीर्ण करवा देता था। क्या करवा देता था? उत्कीर्ण करवा देता था। तो यही चीज आपकी क्या कहलाई प्यारे साथियों? ये कहलाई आपकी शिलालेख। क्या कहलाए? शिलालेख। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो इस चीज को हमने क्या कहा? शिलालेख। तो अलग अलग जैसे हम बात करेंगे आगे, जब मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अशोक के समय सबसे पहले शिलालेख लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। सबसे पहले स्तंभ लेख लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई किसके समय? मौर्य साम्राज्य, मौर्य सम्राट जिसका नाम क्या था? अशोक महान। कौन था? अशोक महान। उसने अपने शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए राजा आज्ञाओं को इसके ऊपर, शिलाओं के ऊपर क्या कर दिया? उत्कीर्ण कर दिया। और यही चीज आपकी क्या कहलाई? यही चीज आपकी क्या कहलाई? शिलालेख कहलाई। क्या कहलाई? शिलालेख। तो शिलालेख क्लियर हुआ नंबर 1। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2 आपका क्या होता है? स्तंभ लेख। नंबर 2 क्या होता है? स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब क्या? ये इस प्रकार का बिल्कुल सपाट जो पत्थर होता था, इस प्रकार का, ध्यान से सुनिएगा। और इस पत्थर का ऊपर वाला जो भाग है ये बिल्कुल इस प्रकार से गोलाकार। यहां यदि हम बात करें तो उल्टा कमल, अधोमुखी कमल, जिसे अवांगमुखी कमल कहते थे। आगे बात समझ में? और यहां पर किसी ना किसी पशु का अंकन, किसी ना किसी पशु का अंकन किया जाता था। किसका अंकन? किसी ना किसी पशु का अंकन। यहां पर ऊपर क्या होता है? पशु का अंकन। क्या होता है? पशु का अंकन होता है। यह चीज आपका क्या करता है? इन्वर्ट लोटस, अधोमुखी कमल, इन्वर्ट लोटस, ठीक है ना, अधोमुखी कमल कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोमुखी, अधोमुखी कमल कहलाता है। ये चीज क्या कहलाता है? अधोमुखी कमल। और यहां जब इसके ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भाग, कौन सा भाग? ये वाला भाग जो है इसको सपाट करवा के यहां पर राजा अशोक ने यहां पर कुछ अपनी आज्ञाएं उत्कीर्ण करवाई। तो स्तंभों के ऊपर लिखे गए। किसके ऊपर लिखे गए? स्तंभों के ऊपर लिखे गए। इसीलिए ये क्या कहलाए? स्तंभ लेख कहलाए। क्या कहलाए? स्तंभ लेख। आपका ये जो उदाहरण देख रहे हैं आप सामने, ये क्या है? स्तंभ लेख है। अब यहां से देखो आपका क्या प्रश्न बनता है कि अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण किस पत्थर के द्वारा? ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण किस पत्थर के द्वारा किया जाता था? तो आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज किससे किया जाता था? तो चुनार के पीले पत्थर। चुनार जो कि यूपी का क्षेत्र है, चुनार के पीले पत्थर, येलो जो स्टोन होते थे, येलो स्टोन्स, ठीक है ना, उन स्टोन को अगले भाग को क्या करवा दिया जाता था? जो बड़े बड़े स्टोन होते थे उनके अगले भाग को सपाट करवा के उनके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लिख दी जाती थी। आ गई बात समझ में? चाहे वो राजा की उपलब्धि हो, चाहे वो जनता के लिए, पीपल के लिए कोई ना कोई किसी भी ना किसी प्रकार के डायरेक्शंस हो, तो ये सारी की सारी चीजें इनके ऊपर लिख दी जाती थी। क्या कहलाए था आपके? क्या कहलाए? स्तंभ लेख कहलाए। क्या कहलाए? तो चुनार के पीले पत्थरों से निर्मित है। चुनार के पीले पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित क्या कहलाए प्यारे साथियों? ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख। अब ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यष्टि। इसी को हम क्या बोलते हैं? यष्टि, या इसी को हम सब बोलते हैं लाठ। इसी को हम क्या बोलते हैं? यष्टि, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? लाठ। ऊपर वाला जहां पर, यहां पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जहां पर किसी ना किसी एनिमल, ठीक है ना, किसी न किसी जानवर, किसी न किसी जानवर का जहां पर चित्रण किया गया है, ये वाला भाग जो ऊपर की जो चौकी होती थी, इस चौकी को क्या कहते थे? फलक कहा जाता था। क्या? ये आपके बेसिक प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। मेरा वादा है आपसे, ये प्रश्न मिलने वाले हैं। जब एग्जाम में आप बैठोगे तब ये प्रश्न आपको आएंगे। और मैंने कहा ना, हमें सीखना है इतिहास, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। तो ये चीज आपका क्या कहलाता था? फलक कहलाता था। क्या कहलाता था? फलक कहलाता था। आगे बात समझ में? स्तंभ लेख क्या चीज होती है? क्लियर हो गया बेटा? अंग्रेजी में आपके जितने भी वर्ड्स है सारे अंग्रेजी में बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पर हिंदी मीडियम के ज्यादा है तो ऐसा संभव हो नहीं सकता कि पूरा का पूरा पहले इंग्लिश में सारी चीजें बताऊं। जो आपके टेक्निकल टर्म है वो सारे के सारे मैं अंग्रेजी में यूज करने वाला हूं। आप तो मस्ती से रहिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलिएगा
अगला नंबर 3 यदि हम बात करते हैं तो इसी में आता है गुहाभिलेख। क्या चीज आता है आपका गुहाभिलेख। गुहाभिलेख क्या होता है? केव, केव समझते हो ना आप, गुफाएं। क्या चीज? गुफाएं। केव समझते हो ना, केव कहते हैं किसको? गुफाओं को, ठीक है ना। तो गुहाभिलेख किस तरीके के होते थे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार की जो गुफाएं होती थी, इन गुफाओं के अगले वाले भाग को, ये जहां मुख्य जो इसका प्रवेश द्वार होता था, मेन एंट्री गेट जो होता था, इन गुफाओं के अगले हिस्से को क्या करवा दिया जाता था? सपाट करवा दिया जाता था और यहां पर कुछ लाइनें लिखवा दी जाती थी। ये आपका क्या कहलाता है? गुहाभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? गुहा अभिलेख कहलाता है। आ गई बात समझ में? हमने 3 बात कर ली है। 3 बात कौन कौन सी की? हमने बात की शिलालेखों की, किस प्रकार से लिखे गए। हमने बात की स्तंभलेख की, स्तंभलेख किस प्रकार से होता था। हमने बात की है गुहाभिलेख की। आपके सिलेबस में विशेष रूप से आर्ट एंड कल्चर वाला बात है। आ गई बात समझ में? तो आर्ट एंड कल्चर में ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं आप लोगों के। क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना? यस और नो? चलिएगा, सारी चीजें समझ ली। हमने बात की स्तंभलेख की, हमने बात की गुहाभिलेख की। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी संदर्भ में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसी में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? मृद भांड जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं हम लोग? मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है? मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे, इन बर्तनों का भी जो पुराने काल के जो बर्तन मिलते हैं, ये भी हमारे किस प्रकार के साक्ष्यों में आते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों में। किस प्रकार के साक्ष्यों में? पुरातात्विक साक्ष्यों में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपत्राभिलेख। ताम्रपत्राभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख का मतलब समझते हैं ना? तांबे के पत्र के ऊपर, तांबे का जो अगला जो हिस्सा होता था, इसको काट करके उसके ऊपर सपाट करके कुछ ना कुछ 1-2 लाइनें लिख दी जाती थी। हम बात कर लेते हैं प्रशस्ति की। हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रशस्ति की बात कर लेते हैं। प्रशस्ति क्या? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब यह है, मेरे लिए आप राजा हैं, मेरे लिए आप क्या है? राजा है। और यदि मैं आपकी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करके किसी ना किसी चीज के ऊपर मैं इस चीज को उत्कीर्ण करा दूं, तो ये क्या है? प्रशस्ति है। जहां पर किसी राजा, किसी राजवंश, विशेष व्यक्ति, उसके बारे में प्रशंसा की जाए, और वो सारी की सारी चीज प्यारे बच्चों क्या है? प्रशस्ति है। क्या है? प्रशस्ति है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए अगर आगे हम बात करते हैं मुद्राभिलेख, कॉइन्स के ऊपर। मुद्राभिलेख, कॉइन्स आपने देखी होगी। इन कॉइन्स के ऊपर किसी ना किसी राजा का चित्र बना दिया जाता था। जैसे आगे हम बात करेंगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त की जो कॉइन्स थी, इन कॉइन्स के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते दिखाया गया है। यस और नो? तो इनके ऊपर और फिर उसका नाम लिख दिया गया, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो कॉइन्स है, ये जो सिक्के हैं, वो कौन से काल के हैं? समुद्रगुप्त के समय के हैं। किसके समय के हैं? समुद्रगुप्त के समय के हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइएगा मुझे। चलिएगा, तो ये हमने सारी बात की कि यहां पर पुरातात्विक साक्ष्यों में हम लोग किन किन चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं। देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने बात का अभिलेख की, अभिलेखों में हमने बात की शिलालेख की, फिर हमने बात की स्तंभलेख की, फिर हमने बात की गुहाभिलेख की, ठीक है। फिर हमने बात की मृद भांड, ताम्रपत्राभिलेख, प्रशस्ति, मुद्राभिलेख। ये सारी की सारी चीजें हैं पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? यस और नो? बेटा स्तंभलेख मौर्य काल में, कौन से काल में? किसी मेरे प्यारे भाई ने पूछा कि सर स्तंभलेख किस काल से? मौर्य काल में सबसे पहले अशोक ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? अशोक ने। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एहोल अभिलेख बेटा समुद्रगुप्त के समय हम बात करेंगे, सॉरी पुलकेशिन द्वितीय के समय हम बात करेंगे। एहोल अभिलेख जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी, जैन कवि थे रवि कीर्ति। आ गई बात समझ में? पुलकेशिन द्वितीय।
चलिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत मजेदार चीजें हैं, आराम से मस्ती से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ गया ना, बस मजा लेते हुए ही पढ़ते रहना है आप लोगों को, मजे लो, पढ़ते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या चीज? साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर। साहित्य क्या चीज है? लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या है? साहित्य। क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है? देखिएगा, इसको साहित्यिक स्रोत को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो डिवोशनल मतलब धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो धर्म से परे हो, धर्मेतर। क्या हो? धर्म से इतर हो। एक तो डिवोशनल जो हमारे देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जो हमें बात करता है, तो दो प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। धार्मिक साहित्यिक स्रोत को हम लोग देखिएगा, एक हम बोलते हैं धार्मिक साहित्य। क्या चीज है? धार्मिक साहित्य जो हमें हमारे प्राचीन सनातन धर्म के बारे में बात करता है। दूसरी हम बात करते हैं धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, धर्मेतर साहित्य। क्या चीज है? धर्मेतर साहित्य। क्या चीज होता है धर्मेतर साहित्य? जिसमें हमारा हिस्ट्री लिखा हो, मानव जीवन का क्या लिखा गया हो, इतिहास लिखा हो गया हो। धार्मिक साहित्य का मतलब क्या है? धार्मिक साहित्य का मतलब, हम देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर लेते हैं रामायण की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं महाभारत की, हम बात कर लेते हैं कुरान की, हम बात कर लेते हैं बाइबिल की, हम बात कर लेते हैं किसकी? बाइबिल की। ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो हमें धर्म के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? धर्म के बारे में बात करता है। रामायण से भगवान श्री राम के बारे में पता चलता है, महाभारत भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के और उनकी लीलाओं के बारे में पता चलता है। मक्का मदीना की सारी मोहम्मद साहब के बारे में सारी की सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? कुरान से। और ईसा मसीह के बारे में जानकारी, ईसा मसीह के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? बाइबिल से। क्या क्या उनका जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने लोगों का जीवन परिवर्तित किया, कौन कौन से उपदेश दिए, किस प्रकार से उन्होंने धर्म के मार्ग पर हमें चलना सिखाया, जिस मार्ग का हम अभी भी क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको ई नोट्स मिलने वाले हैं, आपको ये क्लास का पैनल फाइल मिलने वाला है। आपको मस्ती से कुछ नहीं करना है बेटा, आराम से मस्ती से पढ़ते रहिए। चीजों को समझना है, समझना ज्यादा अनिवार्य है। एक चीज मुझे बता दो, एक चीज जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? मैं यदि पूछूं कि आपने खाना खाना सीखा है, खाना खाना सीखा है या खाना खाने का रट्टा मारा है? रट्टा मारी हुई चीज हम भूल जाते हैं, जबकि सीखी हुई चीज कभी भी हम लोग भूलते नहीं हैं। चाहे अंधेरा गुप्त हो, चाहे किसी व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, हम जब निवाला खाते हैं तो हाथ इधर ही जाता है, इधर नहीं जाता, क्योंकि हम उस चीज को समझ चुके हैं। तो आप मस्त रहो, आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है, ई नोट्स मिलने वाले हैं, क्विज मिलने वाले हैं, सब मिलने वाले। आप तो मस्ती से, अभी आपका काम केवल और केवल क्या करना है? आपको ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। चलिएगा आगे हम बात करते हैं धर्मेतर में। किसकी बात करते हैं हम? धर्मेतर। धर्म से बाहर की बातें जो हमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा? यह सीधा सीधा प्रश्न आता है, कौटिल्य ने। किसने? भारतीय इतिहास के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, यस और नो। हिस्टोरिका की बात कर लेंगे, विदेशी विवरण में बात आएगी ये, ठीक है, हिस्टोरिका। यदि हम बात करते हैं यहां पर राजतरंगिणी की, किसकी बात कर लेते हैं? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हण ने। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जिन जिन इतिहासकारों ने अपने क्षेत्र में जो जो चीजें हुई, उन क्षेत्र के बारे में सारी की सारी चीजें हमें बताने के लिए, हमारा अतीत बताने के लिए, ये सारी की सारी चीजें जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके कौन से हैं? धर्मेतर साहित्य में। किसमें है? धर्मेतर साहित्य। समझ में आ गया ना? यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं विदेशी विवरण की।
किसकी बात कर लेते हैं प्यारे साथियों? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब क्या है? विदेशी विवरण का मतलब यह है कि जो जो फॉरेनर जो ट्रेवलर्स जो भारत में आए, जिन्होंने भारत में आकर के तत्कालीन भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखा, सामाजिक जीवन को देखा, भारत में किस प्रकार की क्या क्या चीजें चलती थी, उन समस्त चीजों को जो है उन्होंने देखना प्रारंभ किया और इसके बारे में सारी की सारी चीजें उन्होंने लिखी। सारी की सारी चीजें जो उन्होंने लिखी, वो सारी की सारी चीजें क्या है? विदेशी विवरण। ट्रिक भी बताऊंगा, आप तो मस्त रहो, मजा आ रहा ना, बस मजे के साथ में पढ़ते रहो, निश्चिंत होकर के पढ़ो। सारी चीजें यही क्लास में आप लोगों को याद कराने वाला हूं, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, विदेशी विवरण की यदि हम बात करें तो जैसे फाइयान की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं? फाइयान। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है आपका, हजारों बार इसको पूछ लिया गया, बेटा पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जैसे ही मेरा वीडियो समाप्त होगा उसके नीचे जस्ट नीचे आपको पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है। सारी चीजें आप तो मस्ती से आराम से निश्चिंत होकर के बस पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, इस क्लास का मजा आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फाइयान। और फाइयान का ग्रंथ क्या था? फोकोकी। कौन सा? फोकोकी। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब देखो यहां से सीधा सीधा प्रश्न बन गया क्या कि फाइयान के ग्रंथ का नाम क्या है? फोकोकी है। किसके शासनकाल में आया था? फाइयान भारत किसके शासनकाल में आया? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि फाइयान भारत में 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहां से कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या? फिर यदि हम बात करते हैं वेनसांग की, किसकी बात करते हैं? वेनसांग की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वेनसांग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सियुकी। कौन सा ग्रंथ लिखा? सियुकी लिखा। और सियुकी में क्या किसके समय आया? हर्षवर्धन के काल में। वर्धन वंश के बारे में जानकारी देता है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं फाइयान वेनसांग दोनों के दोनों। किसके शासनकाल में आया? वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। फाइयान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है ना? सारा का सारा विवरण दिया। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, मेगस्थनीज के ग्रंथ का नाम बताइए। मेगस्थनीज को इंडिया पसंद था, इसीलिए उसने क्या लिखा? इंडिका लिखा। क्या लिखा? इंडिका लिखा। तो मेगस्थनीज का जो ग्रंथ था, मेगस्थनीज किसका ग्रंथ? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा था? इंडिका। कौन सा? इंडिका। हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जो कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। कौन सा ग्रंथ लिखा? रहला ग्रंथ लिखा। ये सारी की सारी चर्चाएं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमारी क्लास में रोज आप लोगों को जुड़ना है, 4:15 से लेकर के 5:15 बजे तक। ये सारी चीजें मेरा वादा है आप लोगों से, यही क्लास में याद करवाने वाला हूं। क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से चीजें हैं, सारी बात हम लोग करेंगे। आज हम केवल इतिहास का परिचय ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर केवल छोटी छोटी बेसिक चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, किस प्रकार से ये भौतिक स्वरूप हमने प्राप्त किया। क्या ये सीधा सीधा उत्पन्न हो गया था? नहीं, कोई ना कोई इसके पीछे कारण रहा होगा ना, किसी ना किसी प्रकार से इसने अपना विकास किया। ये जो आप भौतिक स्वरूप मेरा देख रहे हैं, क्या ये सीधे सीधे हमारे सामने आ गया था? नहीं आया था। चलिएगा, हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के जाने वाला हूं। हमने बात कर ली कि इतिहास में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं, किस किस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में क्रमबद्धता होना चाहिए। इतिहास वह है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता है। इतिहास के साक्ष्य होने जरूरी है। साक्ष्य कितने प्रकार के, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? हाँ, फ्रांसीसी व्यक्ति बर्नियर की भी बात करेंगे, आगे विलियम फिंच की भी बात करेंगे, रोल्फ फिंच की भी बात करेंगे, अनारकली की जो दंत कथा की बात करता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप तो मस्ती से बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, अब हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बात कर लेते हैं इतिहास। तो देखिएगा, पहला ही बेसिक सा आपका प्रश्न क्या आता है कई बार कि इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है? इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है? पहला साधारण सा बेसिक प्रश्न। यदि मैं आपसे लोगों से पूछूं कि इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है, जल्दी से बताइए मुझे, इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है? तो प्यारे साथियों, इतिहास जो है 3 शब्दों के मेल से बना है। बिल्कुल सुनंदा बेटा, ठीक है। इतिहास कितने शब्दों के मेल से बना है?
तीन शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द हैं? इति, धन, ह, धन, आस। ये तीन शब्द है इतिहास में, और इन तीनों शब्दों के अलग अलग शाब्दिक अर्थ भी निकलते हैं, अलग अलग शाब्दिक अर्थ निकलते हैं तीनों के तीनों शब्दों के। क्योंकि दोस्तों जहां पर संधि होती है उनका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ आपके लिए निकलना अनिवार्य है। बिना शाब्दिक अर्थ के कभी भी कोई भी चीज जिसका सु अर्थ नहीं हो वो कभी भी कोई भी शब्द नहीं हो सकता। इतिहास देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है इस प्रकार। देखिएगा, परिभाषा यूं चुटकियों में याद होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। इति का मतलब क्या है? इस प्रकार। इति का मतलब क्या है? इस प्रकार। हे का मतलब होता है वास्तव में। हे का मतलब क्या होता है? वास्तव में। या फिर मैं शब्द लिख दूं निश्चय ही। शब्द क्या लिखूं? निश्चय ही। और आस का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है? किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अब देखिएगा, मिलाइएगा इसको। इतिहास रट्टा मारने की चीज नहीं है, इतिहास रट्टा मारने की चीज नहीं है। इन तीनों चीजों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस प्रकार, वास्तव में या निश्चय ही किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? बताइए मुझे, मजा आ रहा ना? यस और नो? इस प्रकार। इति का मतलब क्या है? इस प्रकार। हे का मतलब क्या है? वास्तव में या फिर निश्चय। आस का मतलब किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास में क्या? जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जिसमें क्रमबद्धता हो, जिसके साक्ष्य मौजूद हो, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। और हम आज से इतिहास बनाने वाले हैं, हम इतिहास को अपनाने वाले हैं, और हम सफल होने वाले हैं। जिस दिन सफल हो गए, इतिहास हमारा होगा, इतिहास हमारा होगा। ये विश्वास आप लोगों में अंदर होना चाहिए। यस, आई विल विन। मैं जीत सकता हूं, कुछ भी कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? यदि आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। झुकती है दुनिया, साला झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने का मादा आप सब में है। ये विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। तो इतिहास, इति, धन, है, धन, आस, तीन शब्दों के मेल से बना। इस प्रकार, वास्तव में या निश्चय ही किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। अब यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेगा तो कर दोगे ना? यस और नो? अब यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे इतिहास की तो कर लोगे ना, या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अब चाहे किस प्रकार बात, देखिएगा, हम बात कर रहे हैं 2014 के एसएससी जीडी में एक सीधा सा प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? इतिहास है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो। और चौथा ऑप्शन उसमें क्या दिया गया था? चौथा ऑप्शन यह दिया गया था कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, और अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध, वे वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो। तो वर्तमान और अतीत दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब यदि इतिहास से आपको परिभाषा पूछ ले, इतिहास विषय से आपको परिभाषा पूछ ले, कोई भी किसी भी प्रकार की परिभाषा पूछ ले, तो आप चुटकियों में हल करने वाले हैं। ये मुझे पूरा उम्मीद है आपसे, पूरी वादा है ये आपसे। क्लियर हो गई ना बात? अब इतिहास से कैसे भी चीज हो जाएगी, कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप लोग कर डालेंगे, कर डालेंगे, कर डालेंगे, मुझे पता है। चलिएगा अब हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इतिहास को कितने भागों में, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों पहला फिर से बेसिक प्रश्न है, जी तोड़ मेहनत मुंह तोड़ जवाब। क्या बात है, लव यू बॉय। चलिए ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें इतिहास की, तो इस इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया। यहां से देखिएगा बहुत बेसिक से प्रश्न आते हैं। पिछले एनटीपीसी और जीडी में एक कॉमन प्रश्न आया था, भीमबेटका पूछा गया था।
क्या पूछा गया था भीमबेटका, उसकी भी चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रकार का प्रश्न आया। मेरा वादा है कि यही क्लास में आप लोगों को याद करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, यह आपका बेसिक सा प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। माना कि एक तो आज से है ना इतिहास में मानना प्रारंभ कर दो, इतिहास में मानना प्रारंभ कर दो। जैसे कि मैच में मानते हो ना कि राम के पास में 100 रुपए थे, राम के पास चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन मान लेते ना हम लोग राम के पास में 100 रुपए थे। तो आज से इतिहास में आप तो मानना प्रारंभ कर दीजिएगा। माना कि एक इतिहास नाम का व्यक्ति था और इसी इतिहास नाम के व्यक्ति के घर में एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा आप लोगों की तरह छोटा सा क्यूट सा बच्चा पैदा हुआ। देखिएगा, छोटा सा क्यूट सा बच्चा पैदा हुआ, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, यस और नो, ठीक है ना। और ये छोटा बच्चा जब पैदा हुआ तो क्या उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान था क्या उसे किसी भी प्रकार का बोध था क्या उसे किसी भी प्रकार का नॉलेज था क्या? नहीं था प्यारे साथियों। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता है, इसीलिए तो बालक को अबोध कहा जाता है। अबोध बालक भगवान का स्वरूप होता है, यस और नो। उसे किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं होता। तो दोस्तों, इसका प्रारंभिक जो भाग था, इस भाग को हमने क्या कहा? प्राग ऐतिहासिक काल। छोटा सा नाम याद रखना, क्या याद रखना? प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे जैसे बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ये लो, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जिस दिन से बड़ा हो गया तो बापू क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं, यस और नो। बापू क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं। और स्कूल में हमारे जैसे गुरुजी मिलते हैं। कैसे गुरुजी मिलते हैं? चश्मे वाले गुरुजी मिलते हैं जो उसको लिखना सिखाते हैं। बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, यूं चुटकियों में। ध्यान से सुनिएगा, मेरे जैसे गुरुजी मिलते हैं और मिलते हैं तो उनको क्या करना सिखाते हैं? उसको लिखना सिखाते हैं। आपके जीवन का प्रथम दिन याद कीजिएगा, जब आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से थे, मम्मा ने खूब आपको प्यार से तैयार किया होगा, खूब तेल चुपड़ा होगा, आपके हाथ में जो है स्लेट होगी और आप वहां बाबू बन के छोटे से नन्हे से मुन्ने से स्कूल में आप गए होंगे। गुरुजी ने आपको लिखना सिखाया होगा और आपने ये वाला शब्द सबसे पहले लिखा होगा। जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गए उन्होंने ये लिखना सीखा होगा, यस और नो। तो इसको लिखते लिखते हमने कभी इसको ये लिखा, कभी इसको ये ए ऐसे बनाया, कभी ए ऐसे बनाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने लिखना सीख लिया, कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया? लिखना सीख लिया। लेकिन अचानक से समय बदलता है। यही बालक एक दिन अपने घर पे आता है और घर पे जैसे आता है तो बापूजी को सामने बैठे हुए पाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसको बैठे हुए पाता है? सामने बापूजी को। ये सामने कौन बैठे हैं? बापूजी बैठे हैं। ये नन्ना मुन्ना व्यक्ति आया। आपके भी जीवन में ये घटना जरूर हुई होगी। आप स्कूल से आते हैं हाथ में बैग लेकर के और सामने कौन बैठे हैं? बापू बड़े खतरनाक होते थे भैया, पुराने जमाने वाले बापू बड़े खतरनाक हुआ करते थे। स्कूल से जैसे ही आते थे, अरे राम इधर आ, मेरे हाथ में, उनके हाथ में कुछ ना कुछ लिया हुआ होता था, यस और नो, यस और नो। और उसको कहते थे ले पढ़ करके सुना। और हम बेचारे जीव क्या करते थे? पढ़ नहीं पाते थे, यस और नो। और पढ़ नहीं पाते थे तो बापू कान के पीछे एक देता था, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? और हम क्या बोलते थे? वो तो गुरुजी सिखायो को नहीं, ये तो गुरुजी ने हमें क्या नहीं करा, सिखाया ही नहीं। हम गुरुजी के ऊपर बात ढोल देते थे। लेकिन जिस दिन से बापू का चांटा पड़ा उस दिन से हमने सीख लिया और हम इतने पढ़े कि आप सब लोगों का क्या होने वाला है? सिलेक्शन होने वाला है। बड़े से मोटे से बाबू बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, नौकरी आपकी लग जाएगी, चश्मा होगा बड़ा सा। और भाई साहब, आपके पास में क्या होगी? आपकी प्यारी सी बाइक या गाड़ी, ठीक है, यस और नो। तो जिस प्रकार से 3 प्रकार से व्यक्ति ने उत्तरोत्तर अपना विकास किया, ठीक इसी प्रकार से इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा भाग? ध्यान से सुनिएगा। हमने सबसे पहले बच्चे को पैदा किया, फिर उसको बड़ा करके स्कूल भेजा और फिर इसकी क्या लगाई? हमने नौकरी लगाई है। यहीं से क्लियर होने वाला है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी की सारी चीजें देखिएगा।
इसका जो पहला भाग है, इस पहले भाग को हमने क्या कहा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। हमने इसको क्या कहा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। अब यहां पर प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। प्राग ऐतिहासिक काल की, अब छोटा सा बच्चा याद कर लो कि बच्चा पैदा ही हुआ है, और बच्चा पैदा हुआ है तो उसको लिखना आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको लिखना नहीं आएगा। बच्चे को कुछ नहीं जानता, बालक अबोध है, ज्ञान का अभाव है, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों वह काल जिसके किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। छोटा सा बालक से याद रखना है, उसको छोटे से बालक को बड़ा करना है, स्कूल भेजना है, उसकी नौकरी लगानी है। और आपने यदि तीनों काम कर दिए तो यहां पर सारी की सारी चीज फटाफट होने वाली है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या होगी डेफिनेशन? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, वो काल कौन सा? आपका प्राग ऐतिहासिक काल। इसका मतलब दोस्तों हमने बात की थी, देखिएगा अब हम यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने 3 प्रकार के साक्ष्यों की बात करी थी। कितने प्रकार की साक्ष्य? 3 प्रकार के। हमने क्या बात की? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। विदेशी विवरण तो इसका मतलब देखिएगा, साहित्यिक साक्ष्य में लिखने की जरूरत पड़ी, विदेशी विवरण में लिखने की जरूरत पड़ी, कौन से में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी? पुरातात्विक में। कौन से में? पुरातात्विक में। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इस काल के दौरान केवल और केवल कौन से साक्ष्य थे? पुरातात्विक साक्ष्य। कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य। तो वह काल जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं, क्या कहलाता था बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। बेटा कहीं डीप नहीं जा रहे हैं, बेसिक चीजें हैं। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत कैसे खड़ी होगी, और जब तक इमारत खड़े नहीं होगी तो आपके स्वप्न का घर कैसे बनेगा? ये बेसिक चीजें हैं, समझना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। चलिएगा अगली हम बात करते हैं नंबर 2, जिसे हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहा? आद्य ऐतिहासिक काल। हमने क्या किया था आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान? देखिए अब उस बालक को याद करिएगा, कहां भेजा था? स्कूल में। उसने लिखना सीखा, लेकिन बापू ने जब पढ़ाया, पिताजी ने जब पढ़ने के लिए कहा, तो क्या वो पढ़ पाया? क्या नहीं पढ़ पाया ना। तो वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन अब तक उनको पढ़ा नहीं गया। और इस काल के दौरान हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद, लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, परंतु पढ़ा नहीं जा सका। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? सारी चीजें क्लियर हो रही ना आप लोगों को? पाठ हम लोग बात करते हैं तीसरा भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इतिहास। इसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक। क्या बोलते हैं? आधुनिक। या फिर प्यारे साथियों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। और इसका सीधा सीधा सा क्या चीज होगा? सीधा सीधा सा ये चीज होगा कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उनको पढ़ लिया गया है, वो काल कौन सा? आपका ऐतिहासिक काल। इसी को हम इतिहास बोलते हैं, इसी को आधुनिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। आ गई बात समझ में? तो वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद, लिखित साक्ष्य मौजूद हैं तथा उन्हें पढ़ लिया गया, पढ़ लिया गया है। कौन सा काल है?
आ गई बात समझ में। तो ये इतिहास को हमने 3 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। अलग अलग चीजें हमने यहां से सारी बात क्लियर कर दी है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलिएगा आगे हम लोग चलते हैं। इसके प्रत्येक कालखंड को लेकर के चलने वाले हैं, प्रत्येक कालखंड को हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। इसी प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल, स्टोन एज। आ गई बात समझ। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि इस प्रारंभिक जीवन में मैंने कहा ना, केवल और केवल आदि मानव यायावर स्थिति में था। कौन सी स्थिति में? इसका आधुनिक मानव का जो स्वरूप है प्रारंभिक स्वरूप में था। कौन से स्वरूप में था? प्रारंभिक स्वरूप में। अभी तो बालक केवल और केवल क्या है? पैदा ही हुआ है। यस और नो? तो प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? उसके पीछे कारण है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। जब इतिहास की अवधारणा लिखी गई तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि इस इतिहास में केवल और केवल 2 ही भाग हुआ करते थे। कौन कौन सा? आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। लेकिन 1842 के पास, कब? 1842 के आसपास कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जहां से इतिहासकारों को एक और भाग जोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। क्या घटनाएं हुई थी दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ चीजें, कुछ चित्र में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखिएगा, ये इस प्रकार के पाषाण कालीन औजार मिले। ध्यान से सुनिएगा, स्टोन, पाषाण। आगे बात समझ में? पत्थर से बने हुए औजार मिले कुछ इस प्रकार के। किस प्रकार के? इस प्रकार के औजार मिले। आ गई बात समझ में? और जैसे जैसे उन्होंने अन्वेषण किया, ठीक उसी प्रकार से औजारों का आकार देखिएगा बढ़ता गया। औजारों का आकार अलग अलग था। तो यहाँ पर इतिहासकारों के दिमाग में एक चीज और आई। क्या चीज आई? एक एक चीज दिखा दिखा करके सारी चीजें समझाने वाला हूं। खून में दौड़ने वाली है आपके इतिहास। ये चीज, इस चीज को आपको ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार के औजार मिले, कुछ इस प्रकार के औजार मिले, यहां इस प्रकार के औजार मिले। जैसे ही इस प्रकार के औजार मिले तो इतिहासकारों के दिमाग में एक चीज आई दोस्तों। क्या चीज आई इतिहासकारों के दिमाग में? कि आदि मानव पहले केवल और केवल पत्थरों का ही प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का प्रयोग करता था। तो 1842 के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा कि 1842 की बात है। बात कब की है? 1842 की। और भी बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। देखिएगा किस प्रकार से आदि मानव का विकास हुआ। ये सारी की सारी श्रृंखला, किस क्या क्या चीजें कही, मानव ने विकास किस प्रकार से किया, मानव ने विकास किस प्रकार से किया, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय, पहली चीज कि सबसे पहले इस काल के बारे में किसने बात कही, तो उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को आज के बाद एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको रोज जाना है। आपको रोज जाना है। कहां पर जाना है? प्राग ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जाना है। कहां पर जाना है? प्राग ऐतिहासिक काल में। और उसी से याद रखिएगा, उसी से याद रखिएगा क्या? डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस काल को उद्घाटित करने का श्रेय प्राप्त किया। तो डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज। देखिएगा याद कैसे रखेंगे कि आपको रोज जाना है। कहां जाना है? प्रोटो हिस्टोरिक अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में। कहां पर जाना है? प्राग ऐतिहासिक काल में आपको रोज जाना है। वहां जाकर के आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक, और कर्नाटक का एक जिला जिसका नाम है रायचूर, कर्नाटक का जिला जिसका नाम क्या था? रायचूर। और रायचूर का एक स्थान था जिसका नाम था लिंगसुगर।
क्या नाम था? लिंगसुगर। यहां लिंगसुगर नामक स्थान से सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए। सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए। पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए कहां से? कहां से प्राप्त किए गए हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक का जिला कौन सा है? रायचूर। रायचूर का जिला कौन सा है? लिंगसुगर। और यहां से सबसे पहले कुछ इस प्रकार के क्या मिले हैं? पाषाणकालीन औजार मिले हैं। किस प्रकार के? इस प्रकार के औजार मिले, अलग अलग आकार के औजार मिले। और इन्हीं औजारों की बनावट के आधार पर, इन्हीं औजारों की बनावट के आधार पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपके सामने क्या है? पाषाणकालीन औजार है। पाषाणकालीन औजार, पाषाणकालीन औजार। ठीक है, क्लियर है? स्टोन एज जिसको बोलते हैं। पाषाण का मतलब क्या है? स्टोन। ठीक है, पाषाण काल, एज। आगे बात समझ में? स्टोन एज के दौरान इस प्रकार के क्या मिलते हैं? औजार मिलते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो खुरचनी, हैंड एक्स, इस प्रकार की चीजें यहां से मिलती है। पत्थर के फलक मिलते हैं, पत्थर के छुरे मिलते हैं। इस प्रकार की चीजें हमें कहां से मिलती है दोस्तों? पाषाण काल के दौरान। और इन्हीं औजारों की बनावट के आधार पर, इन्हीं औजारों की बनावट के आधार पर संपूर्ण पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। संपूर्ण पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में क्या कर दिया गया दोस्तों? विभाजित कर दिया गया, जिसे हमने कहा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, हमने कहा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और हमने उसको नाम दिया नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। यहां से 3 पाषाण काल को 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया। आदिम मानव की यहां पर क्या होती है? आदिम मानव की उत्पत्ति होती है। और आदिम मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस प्रकार से आदिम मानव हुआ करता था? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सारी की सारी अब डिटेल्स जो बात करने वाले हैं, डिटेल चर्चा जो करेंगे वो हमारी अगली क्लास में करेंगे। इन चीजों को अभी यहीं से समझ लीजिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आदिम मानव की उत्पत्ति कहां पर हुई? अफ्रीका महाद्वीप में, माफ कीजिएगा, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और पहली जो प्रजाति थी जिसे क्या कहा गया? रामापिथेकस। ये हमारा प्रारंभिक स्वरूप था, जो इस प्रकार का मानव हुआ करता था। आगे बात समझ में? क्या हुआ करता था? इस प्रकार का मानव। उसके बाद में इसमें इसकी शारीरिक बनावट, जो बॉडी संरचना थी, इस शारीरिक बनावट में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ। इस वाले भाग को देखिएगा, पहले बिल्कुल यूं चलता था, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, तो इसको क्या कहा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसको क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। किस प्रकार से ये मानव बाहर आया अफ्रीका के घने जंगलों से? किस प्रकार से इसने अपनी शारीरिक संरचना में जो है चीजें परिवर्तित की? ये सारी की सारी बात हम लोग हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद में देखिएगा, इसकी रीढ़ की हड्डी में बनावट में झुकाव है। रीढ़ की हड्डी सही नहीं है, लेकिन आगे चीज क्या होने वाली है? यहाँ पर इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधे वाली स्थिति में होने वाली है, इरेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? इरेक्ट। आ गई बात समझ में? तो इसी को क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया। दोस्तों पहला ऐसा मानव माना जाता है जिसने अग्नि का प्रयोग किया था। किसका? अग्नि का प्रयोग किया था। ये सारी की सारी चर्चा, ये सारी की सारी बातें विशेष रूप से एक एक चीज डिटेल के साथ में हम लोग हमारी अगली क्लास में बात करने वाले हैं। इनको अभी केवल और केवल आपको दिमाग में रखिएगा, समय थोड़ा सा कम है। चलिएगा, इसके बाद में इस चीज को क्या कहा? निएंडरथाल। क्या कहा गया? निएंडरथाल। देखिएगा फिर से इसकी बनावट में, यहाँ ठुड्डी वाला जो इसका एरिया है, इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। गर्दन वाला भाग है इसका क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा सीधा हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, अगला इसका अगला भाग क्या है? क्रोमोगेनेन। और ये आधुनिक मानव जिसे क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा गया है। आगे बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से आदि मानव ने अपना क्या किया? विकास किया। और दोस्तों वेरी मोस्ट बात की, औजारों की बनावट के आधार पर
या पाषाण उपकरणों के कारण इस संपूर्ण काल को क्या कह दिया गया? पाषाण काल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? पाषाण काल कह दिया गया। सबसे पहले आदि मानव ने कौन से औजार का प्रयोग किया था? तो ये प्रश्न कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सबसे पहले हस्त कुठार का प्रयोग किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? हैंड एक्स कहा गया था। क्या कहा गया था? और हैंड एक्स की खोज कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से, कहां से? कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से एक व्यक्ति था जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रसफुट ने ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैं आपको डिटेल के साथ में पढ़ाने वाला हूं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें, खूब ऊर्जावान रहें, खूब अध्ययन करें और इस सृष्टि की समस्त खुशियां आपके परिवार को मिले। आप जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, बहुत मजा आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। एक एक चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।